म्यूचुअल फंड को किस तरह से डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी असेट क्लास में को आपको जानना जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं। तो आज जानेंगे मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। म्यूचुअल फंड के क्लासिफिकेशन से पहले हम असेट एलोकेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। असेट एलोकेशन क्या होता है? असेट एलोकेशन के अंदर दो टर्म आती हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, कि आप इक्विटी शेयर होल्डर खरीद रहे हैं, इसका मतलब है आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। और डेट का मतलब होता है कर्जा, लोन, कि मतलब आप अगर डेट फंड चूज करते हैं तो आप लोन दे रहे हैं कंपनी को, आपको कंपनी एक फिक्स इंटरेस्ट पे करेगी। इक्विटी लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिटर्न देते हैं, जबकि डेट फंड एक फिक्स और लगभग एवरेज रिटर्न दे पाते हैं इन द लॉन्ग रन में। इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स कहलाता है फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में। नंबर 1 है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें ज्यादातर पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। मींस मोस्टली जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो स्टॉक्स में रहेगा। अब चलते हैं हम नंबर 2 पर। नंबर 2 है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादातर निवेश, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर करके निवेश किया जाएगा। कह सकते हैं 50% आप इक्विटी में एलोकेशन होगा और 50% आपका डेट में एलोकेशन होगा। फिर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है 4th नंबर पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ये वो फंड होते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए पाए जाते हैं। जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए कोई, सपोज कीजिए आप रिटायरमेंट के लिए कोई स्कीम देख रहे हैं, तो वो कहलाएगी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। समझ गए होंगे आप कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड किसे कहते हैं। एक्चुअली सपोज कीजिए आप कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं 100 करोड़, तो आपको कितनी एसआईपी लगानी है या फिर कितना इन्वेस्ट करना है, वो आपका एक फाइनेंशियल गोल हो जाएगा। और फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर होती क्या है। तो इस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे और फोकस करेंगे इक्विटी क्लास पे, क्योंकि हम इसी के बारे में सीख रहे हैं और इसी के बारे में जान रहे हैं। इक्विटी क्लास में टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, आइए जानते हैं डिटेल में। इक्विटी क्लास में पहला म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप फंड। इसे ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। तो आइए नॉलेज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेबी ने एक डेफिनेशन दी है। आप डेफिनेशन नहीं कह सकते, मतलब सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक मार्केट कैप में 1 से 100 तक हैं उनको लार्ज कैप कहा गया है। 101 से 250 तक हैं उनको मिड कैप कहा गया है और 251 से 500 तक हैं उनको स्मॉल कैप कहा गया है। और आजकल तो एक नई इंडेक्स फंड भी इंट्रोड्यूस हो गई है जो कि है 501 से 750 तक। इंडेक्स फंड के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ मार्केट कैप के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप आखिर होते क्या हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड पे। जो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें सेबी का क्राइटेरिया है कि 80% अमाउंट, मिनिमम 80% अमाउंट आपके लार्ज कैप स्टॉक में लगेगा और रेस्ट ऑफ 20% या तो डेट फंड में लग सकता है या फिर स्मॉल कैप फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में, मतलब कहीं भी लग सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एम क्या होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एम वेल्थ जनरेट करना होता है, जो कि सारे ही म्यूचुअल फंड में होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेल्थ जनरेट करना किन स्टॉक में लगाकर होता है? जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाकर आपको वेल्थ जनरेट करके देते हैं। लार्ज कैप फंड के अंदर काफी हाई वोलेटिलिटी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे पास इस तरह के कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। एसबीआई ब्लू चिप फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया लार्ज कैप फंड को ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है, तो यहां पर एसबीआई ब्लू चिप फंड भी एक लार्ज कैप फंड कहलाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। और हमेशा आपको म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और ग्रोथ वाला ऑप्शन ही चूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में अपनी म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी में डिटेल से समझाया है कि क्यों हमें डायरेक्ट और ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से आपको एक एक वर्ड के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसमें 17-18 प्रकार के टर्म्स हैं। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप डिटेल में समझ जाएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनका बेंचमार्क होता है सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। मींस जो भी वो रिटर्न देंगे उसको वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे।
सेकंड फंड पे चलते हैं जो कि होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड क्या होते हैं? मिड कैप फंड वो होते हैं जिनमें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 101 से 250 तक, मतलब 150 स्टॉक्स जो आते हैं नंबर से, उनको मिड कैप फंड कहा जाता है। अब मिड कैप फंड में सेबी का क्या क्राइटेरिया है? मिड कैप फंड में सेबी का क्राइटेरिया है मिनिमम 65% पैसा आपको मिड कैप स्टॉक्स में लगाना होगा, और उसके बाद जो 35% पैसा है उसको या तो आप मिड कैप में लगा सकते हैं, या फिर किसी और अल्टरनेटिव फंड में लगा सकते हैं, या फिर डेट फंड में भी लगा सकते हैं। इन फंड का एम क्या होता है? इन फंड का एम उन 150 स्टॉक में पैसा लगाकर वेल्थ जनरेट करना होता है, और ये मिड कैप के ही इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इन फंड्स का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50, ये सारे जो भी इंडेक्स हैं मिड कैप के अंदर आते हैं, और इन्हीं में निवेश कर फंड मैनेजर को पैसा जनरेट करना होता है, या फिर आपकी वेल्थ जनरेट करनी होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ फंड की, जो है कि स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं? अब स्मॉल कैप फंड में वो सारे स्टॉक आते हैं जिनका मार्केट कैप 251 कैटेगरी से 500 तक का है। वो सारे स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% ऑफ होल्डिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स में होनी चाहिए, और बाकी 35% या तो आप स्मॉल कैप में ही रख सकते हैं, या फिर आप मिड कैप या फिर लार्ज कैप में रख सकते हैं। इनका एम होता है कि उन सारी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके वेल्थ जनरेट करना। आप खुद सोचिए, ये जो भी लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी है कभी तो स्मॉल कैप रही होंगी, और इन्होंने भी वेल्थ जनरेट कर दी है, लेकिन कंपैरेटिवली ये मिड कैप और लार्ज कैप से काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो आपको सोच समझ कर ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एटलीस्ट 10 ईयर के लिए होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इस 10 ईयर के दौरान मोस्टली 150 जो भी मैंने कंपनी बताई है 250, मोस्टली उनमें से 5 या 10% ही कंपनी रह जाती हैं। चौथे नंबर के फंड, फोर्थ नंबर का फंड है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में ऑल टाइप ऑफ स्टॉक होते हैं, लेकिन इसका सेबी का जो क्राइटेरिया है वो है लार्ज कैप फंड में मिनिमम 25% होना चाहिए, मिड कैप फंड में मिनिमम 25% होना चाहिए, और स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 25% होना ही चाहिए। मैक्सिमम आप 50% किसी भी फंड में ले सकते हैं, या फिर जो बचा 25% है उसको आप डेट फंड या फिर एफडीज या फिर कैश के रूप में रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। अब हम 5वें नंबर के फंड की बात करेंगे जो कि कहलाता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड जस्ट लाइक मल्टी कैप फंड की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि 25% या 25% आपको अलोकेट करना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि स्टॉक में आपको 65% डालना है, वो चाहे आप लार्ज कैप में डालें, मिड कैप में डालें या फिर स्मॉल कैप में डालें। ये मल्टी कैप फंड से काफी बेटर माने जाते हैं, और इसका एक फेमस एग्जांपल भी है, उसने काफी अच्छे रिजल्ट या फिर काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज ये सिर्फ एग्जांपल के रूप में समझिएगा। एग्जाम्पल है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। आप खुद देखेंगे इसने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 3 साल में, 5 साल में या फिर 10 साल में। अब हम एक और फंड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा 6 नंबर का फंड है, उसे कहते हैं वैल्यू फंड। वैल्यू फंड वो होते हैं जहां पर फंड मैनेजर कोशिश करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक को चूज करने की और आपके लिए अच्छी वेल्थ जनरेट करने के लिए। ये काफी हाई रिस्की होते हैं, और सेबी के अकॉर्डिंग इसमें 65% मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आप वैल्यू फंड के ही स्टॉक खरीदने होंगे। तो यहां पर फंड मैनेजर मजबूर हो जाते हैं 65% स्टॉक वैल्यू फंड के खरीदने के लिए, जो कि आपको लॉन्ग रन में एक अच्छी वैल्यू जनरेट कर देते हैं। इसके बाद आता है 7 नंबर पर ELSS फंड। ELSS फंड क्या होते हैं? पहले तो सबसे पहले हम ELSS की फुल फॉर्म जान लेते हैं। ELSS की फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। मींस जो इक्विटी से लिंक है और आपके पैसे को सेविंग करके चल रही है। ये गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट में आने के लिए लोगों को एक इनिशिएटिव था, जिसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें आप ATC के तहत इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ये एक बहुत अच्छा फंड था जिसमें लोगों ने काफी पैसा कमाया। इसमें लॉन्ग टर्म में 15 से 16% CAGR का रिटर्न मिल जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्टर फंड के बारे में। सेक्टर फंड को थीमेटिक फंड भी कहा जाता है, और ये काफी हाई रिस्की होते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये निवेश करते हैं, और मिनिमम सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको इस सेक्टर में 80% तक पैसा या फिर 80% तक जो भी स्टॉक खरीदे जाएंगे वो इसी सेक्टर के खरीदे जाएंगे। अब ये हाई रिस्की क्यों होते हैं? आप खुद देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर नहीं चल रहा होता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं चल रहा होता है, तो उस वक्त हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा लॉस में या फिर काफी ज्यादा रेड दिखे। ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं ड्यू टू सेक्टर स्पेसिफिक पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो आप मान के चलिए कि इनमें आप एलोकेशन न लें, क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, इनमें वही एलोकेशन लेते हैं। जैसे मैं खुद एक बैंकर हूं, तो मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, तो मैं समझता हूं बैंकिंग इंडस्ट्री को।
तो मैं अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में सेक्टर में एलोकेशन लेना चाहूं तो ले सकता हूं। उसी प्रकार से आप जिस फील्ड में एक मास्टर है या फिर आप उस फील्ड के बारे में डिटेल से जानते हैं तो आप उस फील्ड में सेक्टर एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको अवॉइड ही करता हूं। मैं खुद पर्सनली इनको नहीं लेता हूं क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की होते हैं और काफी ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेना चाहूंगा बैंकिंग के स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, और आजकल एक नया सेक्टर भी चल रहा है ईवी सेक्टर। अब इसका कब तक भविष्य है किसी को नहीं पता, लेकिन लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। आपको ऐसे किसी भी फंड को नहीं खरीदना है, आपको ऐसे फंड को खरीदना है जो कि लॉन्ग रन में आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि आपको हमेशा उन म्यूचुअल फंड को खरीदना है जो पास्ट में अच्छे रिटर्न लाके दे चुके हैं। हालांकि ये बात सही है कि पास्ट रिटर्न कहीं भी फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी को जज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे फंड लेने हैं या फिर आपका स्पेसिफिक गोल क्या है या फिर आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। अब हम बात करेंगे लास्ट और मेरे बहुत फेवरेट इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड एक्चुअली जो भी इंडेक्स होते हैं उनको लेकर एक फंड बना दिया जाता है। जितना अलोकेशन इंडेक्स में स्टॉक्स को दिया गया है सेम उतना ही अलोकेशन इंडेक्स का एक फंड बनाकर उसमें अलोकेट कर दिया जाता है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कहलाता है इंडेक्स फंड। उसका रीजन ये है कि सबसे कम फीस ली जाती है इंडेक्स फंड में और बेहतर रिटर्न देते हैं। काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दे पाते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड दो तरह की कैटेगरी होती है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। एक एक्टिव चॉइस और एक पैसिव कैटेगरी। अब एक्टिव कैटेगरी में फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करेगा और पूरे साल माथापच्ची करेगा कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा बेचना है। लेकिन पैसिव कैटेगरी में आते हैं इंडेक्स फंड, और पैसिव कैटेगरी में फंड मैनेजर ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं। जैसा लोकेशन निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 250 स्मॉल कैप में जैसा लोकेशन दिया गया है एज इट इज उस रेशो के प्रोपोर्शन में सारा लोकेशन कर दिया जाता है ना फंड मैनेजर के द्वारा। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 95% पैसा इंडेक्स फंड में ही जाना चाहिए। सेबी भी इसे प्रमोट करता है क्योंकि इंडेक्स फंड में लॉन्ग रन में आपको एक अच्छे रिटर्न मिल पाते हैं। और ये बात सही है कि इंडेक्स फंड काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड को बीट कर देते हैं इजीली। तो अब इनका बेंचमार्क क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो निफ्टी 50 ही इनका बेंचमार्क कहलाएगा, और उनके बीच में जो भी 5% 95% पैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू रेशो प्रोपोर्शन के चला जाएगा, और रेस्ट ऑफ 5% पैसा जो है वो या तो डेट फंड में डाल देंगे या कैश के रूप में रख लेंगे, और वो ही जो 5% होता है वहीं पे निकल के आती है ट्रैकिंग एरर। अब हमको इंडेक्स फंड लेते समय ये ध्यान रखना होता है कि ट्रैकिंग एरर मिनिमम से मिनिमम हो। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो ट्रैकिंग एरर कई जगह पर 0.01, 0.012, 3.2, 0.3 इससे ज्यादा नहीं होती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो वाकई अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।